बच्चों, मैं प्रशांत पाठक, सहायक अध्यापक गणित, एमडी जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं कक्षा 9 गणित विषय के महत्वपूर्ण अध्याय 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल के भाग 3 में। बच्चों, भाग 1 में मैंने पाठ के प्रमुख बिंदु 1 मूल अवधारणाएं और बहुपद के प्रकार को आपको समझाया, और भाग 2 में मैंने बहुपद के शून्यक, बहुपद का विभाजन एवं बहुपद से संबंधित प्रमेय को आपको विस्तार पूर्वक समझाया और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करवाया। अब बच्चों, भाग 3 में मैं प्रमुख बिंदु 6 बहुपद के गुणनखंड एवं प्रमुख बिंदु 7 बीजगणितीय सर्वसम्मिकाओं को आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करवाऊंगा। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने 6वें की पॉइंट की तरफ, और हमारा 6वां की पॉइंट है बहुपद के गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले हम समझ रहे हैं सर्वनिष्ठ गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। समझते हैं इसको। यदि व्यंजक के प्रत्येक पद में से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इस गुणनखंड को सभी पदों में से सर्वनिष्ठ अर्थात कॉमन ले लेते हैं और प्रत्येक पद को इस पद से भाग देकर कोष्ठक में लिख देते हैं, और इस प्रकार हमारा गुणनखंड हो जाता है। अब इस विधि को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है x³ + x² और इसके हमें गुणनखंड करने हैं, तो आप देखेंगे दोनों में सर्वनिष्ठ क्या है, x²। तो हमने इसको बाहर कॉमन ले लिया और प्रत्येक पद को अब इससे भाग देकर अंदर कोष्ठक में लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसको भाग दिया इससे तो अंदर बचा यहां x, और x² को जब x² से भाग दिया तो बचा 1। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 7x + y का क्यूब प्लस 14x + y का स्क्वायर प्लस 28x + y। अब बच्चों, हम इसमें देखेंगे कि सर्वनिष्ठ क्या है यानी कॉमन क्या है। तो संख्यात्मक मान में देखिए 7, 14 और 28 में हमारा कॉमन आ रहा है 7, उसे हमने बाहर ले लिया। अब यहां है x + y का क्यूब, यहां है x + y का स्क्वायर और यहां है x + y। तो तीनों में कॉमन हुआ हमारा x + y, इसको हमने बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखिए। इस सर्वनिष्ठ यानी कॉमन से हम इसमें भाग देंगे तो यहां बचा हमारा x + y का वर्ग। ठीक है, इसमें भाग दिया इस कॉमन से, तो देखिए 7 से ये 2 बार गया प्लस 2, और इससे जब इसको भाग दिया तो बचा x + y। ठीक है, और अब अंतिम पद की ओर चलते हैं। तो 7 से जब 28 को हमने भाग दिया तो बचा हमारे पास 4, और x + y से x + y को भाग दिया तो बचा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉमन लेकर हमने दिए हुए जो पॉलिनोमियल था, बहुपद था, उसके गुणनखंड कर दिए। ये प्रक्रिया आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर बच्चों? तो हम चलते हैं गुणनखंड की दूसरी विधि की तरफ, और हमारी दूसरी विधि है 2 या 2 से अधिक समुदायों से सर्वनिष्ठ लेकर गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फ्रॉम 2 और मोर देन 2 ग्रुप्स। अब समझते हैं इस विधि को। यदि एक व्यंजक इस प्रकार है कि इसके सभी पदों में कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी सभी जो टर्म्स हम देख रहे हैं उसमें कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा, परंतु यदि इसको 2 या 2 से अधिक समुदायों में लिया जाए, परंतु इसको हम 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स में हम जब इसको बांटें तो प्रत्येक समुदाय से सर्वनिष्ठ गुणनखंड लिया जा सकता है, यानी प्रत्येक ग्रुप से हमें सर्वनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा। समझते हैं इस विधि को उदाहरण के माध्यम से। पहला उदाहरण देखते हैं, ax - ay प्लस bx - by। अब बच्चों, अगर आप पूरे समुदाय को देखेंगे तो यहां पर कुछ भी आपको सर्वनिष्ठ यानी कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं। देखिए ध्यान से, एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा। अब देखते हैं इसमें क्या है। a, हमने दोनों में सर्वनिष्ठ लिया a, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, भाग दिया, यहां बचा x, और जब इस a से यहां भाग दिया तो यहां बचा y। क्लियर? इसी प्रकार
इस ग्रुप में चलते हैं तो यहां पर दोनों में सर्वनिष्ठ आपको दिखाई दे रहा है b, और ब्रैकेट में जब इसमें b से डिवाइड किया तो यहां बचा x, और यहां b से डिवाइड हमने किया तो बचा y। अब इन दोनों समुदायों में आपको x माइनस वाई कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने दोनों में x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में यहां बचा x माइनस वाई से इसमें भाग दिया जाएगा तो बचा a, और इसी तरह x माइनस वाई से इसमें भाग दिया जाएगा तो बचा b। तो इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया में गुणनखंड हो गए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स। अब बच्चों अगर आप देखेंगे तो इस पूरे समुदाय में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। अब समझते हैं इस चीज को, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहां पर मैंने लिख दिया x इंटू 1 अपॉन एक्स, अपनी तरफ से ऊपर नीचे x का गुणा कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये ले लिया मैंने एक ग्रुप यानी समुदाय, और इन दोनों में देखिए मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया, और अंदर ब्रैकेट में जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा x, और माइनस 3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा प्लस का 1 अपॉन एक्स। चूंकि मैंने माइनस 3 कॉमन लिया है इसलिए अंदर के दोनों चिन्ह धनात्मक हो गए। क्लियर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक, माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इन दोनों समुदायों में मुझे साफ साफ कॉमन दिखाई दे रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो मैंने कॉमन लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब इसमें इस कॉमन से भाग दिया तो बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और जब इस टर्म में इस कॉमन से भाग दिया तो बचा माइनस का 3। तो इस प्रकार से ये हमारा दिए हुए व्यंजक का गुणनखंड हो गया। तो ये हो गई हमारी 2 या 2 से अधिक समुदायों से सर्वनिष्ठ लेकर गुणनखंड करने वाली विधि। क्लियर बच्चों। आइए बच्चों चलते हैं अपनी गुणनखंड की अगली विधि पर, और हमारी अगली विधि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड। समझते हैं इसको। यदि एक व्यंजक 2 राशियों के वर्गों के अंतर के रूप में है तो वह उन राशियों के योग और अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि व्यंजक दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वह होगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो इसी आधार पर हम उदाहरण समझते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न आपको दिया है 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, अब हमें मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहां पर a की जगह है 3a और b की जगह है b, तो इसका अर्थ हुआ इसके फैक्टराइजेशन हो गए 3a प्लस बी 3a माइनस बी। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। x माइनस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई, इसको ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें सार्वनिष्ठ जो होगा उसको हम बाहर लेंगे, यानी कॉमन लेते हैं। तो कॉमन जब लिया तो ये हुआ x माइनस वाई हमारा कॉमन आ गया। अब अंदर देखिए क्या बचेगा, ध्यान से, x माइनस वाई क्यूब में जब इसका भाग देंगे तो बचा x माइनस वाई का वर्ग, और इसी तरीके से x माइनस वाई में जब x माइनस वाई का भाग दिया तो बचा 1, और मैं 1 को लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब बच्चों x माइनस वाई तो अपनी जगह पर आ ही गया, और ध्यान से देखिए
ये है x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले के अनुरूप ये हो गया a प्लस बी, ए की जगह x माइनस वाई और b की जगह 1, तो a प्लस बी का मतलब x माइनस वाई प्लस 1 और a माइनस बी का मतलब हुआ x माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा दिए हुए व्यंजक का गुणनखंड हो गया दी हुई विधि के द्वारा। क्लियर हो गया बच्चों? आइए बच्चों अब हम समझते हैं बहुपद के गुणनखंड की अगली विधि को। अगली विधि है त्रिपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के गुणनखंड। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें सबसे पहले a और c का गुणनफल हम ज्ञात करते हैं। a और c का गुणनफल ज्ञात करेंगे। अब a और c का जो गुणनफल हमको प्राप्त हुआ उसके ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करते हैं जिनका योग या अंतर x के गुणांक के बराबर है, यानी b के बराबर आ जाना चाहिए, x के गुणांक के बराबर। अब इसके उपरांत ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मध्य पद दो पदों में विभक्त हो जाता है तथा दिया गया त्रिपद दो रैखिक व्यंजकों px प्लस q तथा rx प्लस s के गुणनफल के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कन्वर्ट हो जाता है px प्लस q इंटू rx प्लस s में, जहां पर p और r शून्य के बराबर नहीं है। अब बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से प्रक्रिया को हम समझते हैं। मान लीजिए हमें बहुपद दिया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब जब इस बहुपद की हम त्रिपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त हुआ a बराबर 6, b बराबर 5 और c बराबर माइनस 6। अब सर्वप्रथम हमको क्या करना है, a और c का गुणनफल करना है। तो a इंटू सी हमने किया तो आया हमारा 6 इंटू माइनस 6 यानी माइनस का 36। ठीक है, अब बच्चों एक चीज ध्यान देनी है, यदि a और c का गुणनफल ऋणात्मक आएगा तो हम मध्य पद को दो पदों के अंतर के रूप में रखेंगे और यदि यह धनात्मक आएगा तो हम मध्य पद को दो पदों के योग के रूप में रखेंगे। तो यहां हमें अंतर के रूप में रखना है। ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा ध्यान से समझना है। देखिए अब 36 के हमने फैक्टराइजेशन किया तो हमें देखिए यहां पर 4 और 9 दो फैक्टर मिल रहे हैं और जो मध्य पद है वो क्या है 5 और हमें इसको दो पदों के अंतर के रूप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 9 माइनस 4। ठीक है, मध्य पद को इस प्रक्रिया में हमें इस तरह से लिखना है। 9 और 4 को लिया और दोनों के अंतर के रूप में हम रख रहे हैं। ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस मध्य पद को लिखा 9 माइनस 4x माइनस 6। ठीक है बच्चों, अब हम ब्रैकेट खोल रहे हैं 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए दो ग्रुप हमने बना लिए। इन दोनों ग्रुप में ध्यान से देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है 3x। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों में कॉमन 3x लिया और इसको इससे भाग किया तो अंदर ब्रैकेट में यहां क्या आ जाएगा 2x। ठीक, अब इस प्रकार अगले पद को जब हमने इस कॉमन टर्म से भाग दिया तो हमारे पास क्या आ गया 3, 2x प्लस 3। अब इन दोनों पदों में देखते हैं कि क्या सर्वनिष्ठ यानी कॉमन मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है माइनस का 2। तो उसी प्रकार से जब हमने माइनस 2 का इस पद में भाग दिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या मिला 2x और इसी तरीके से माइनस 2 का जब हमने माइनस 6 में भाग दिया तो हमें अंदर क्या मिला प्लस का 3। अब ध्यान से देखिए बच्चों 2x प्लस 3 इन दोनों समुदायों में आपको कॉमन मिल रहा है तो हमने 2x प्लस 3 बाहर ले लिया और फिर वही सर्वनिष्ठ जब हमने बाहर ले लिया तो इससे डिवाइड किया पहले टर्म में तो अंदर ब्रैकेट में यहां आया 3x और इसी प्रकार से 2x प्लस 3 का जब इस वाले पार्ट में हमने भाग दिया तो अंदर बचा माइनस का
2। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से हमने दिए हुए त्रिपद का गुणनखंड कर लिया। एक और महत्वपूर्ण बात बच्चों, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो आप जब a और c का गुणा करेंगे तो यही अचर पद निकल कर आएगा। यानी प्रक्रिया यही है, अगर गुणांक 1 होता है तो बस a और c का गुणनफल जो आएगा आपका वो यही अचर पद आएगा, और बाकी की प्रक्रिया आपको इसी प्रकार से करनी है। क्लियर हो गया बच्चों? आइए बच्चों अब सीखते हैं बहुपद के गुणनखंड की अगली विधि को। हमारी अगली विधि है शेषफल प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंड करना। बच्चों इस विधि को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, दिए हुए व्यंजक में अचर पद जो होता है उसके सभी पूर्णांक गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक सभी गुणनखंड हम उसमें ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात इन गुणनखंडों को दिए हुए व्यंजक में x के स्थान पर रखकर शेषफल के मान प्राप्त करते हैं, जैसे हमने शेषफल प्रमेय में किया था। अब जिस गुणनखंड से शेषफल 0 प्राप्त होता है, समझिए, उसे x की ओर पक्षांतरण करते हैं। जैसे मान लीजिए x बराबर 3 पर शेषफल 0 हुआ तो x की ओर उसे पक्षांतरण कर लेंगे, यानी x माइनस 3। यह जो मिला हमें व्यंजक, दिए व्यंजक का एक गुणनखंड होता है। ठीक, अब तीसरे स्टेप में इस गुणनखंड से दिए गए व्यंजक को भाग देते हैं और जो भागफल हमें प्राप्त होता है उसका पुनः गुणनखंड कर लेते हैं, और इस प्रकार से हमारा पूर्ण रूप से गुणनखंड हो जाता है। तो बच्चों ये हमने शेषफल प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंड की विधि समझी। अब हम इसको एक प्रश्न के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझेंगे। क्लियर? चलिए बच्चों अब शेषफल प्रमेय की सहायता से किस प्रकार गुणनखंड होते हैं एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 के गुणनखंड कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे px बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब विधि के अनुसार जो अचर राशि है इसके सभी धनात्मक और ऋणात्मक गुणनखंड हम लिखते हैं। तो 2 के धनात्मक और ऋणात्मक गुणनखंड हुए प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब देखते हैं कि इनमें से किस मान के लिए इस px का मान 0 आता है। तो सबसे पहले रखते हैं x बराबर 1 पर, देखते हैं p1 का मान देखते हैं। 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। सॉल्व किया तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस के 2 माइनस 1 प्लस 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आ गया 0। यानी इसका अर्थ हुआ x बराबर 1 पर p1 का मान जो हमारा है 0 आ गया। तो अब विधि के अनुसार इस 1 को x की तरफ पक्षांतर करते हैं और इसका अर्थ हो जाएगा कि x माइनस 1 जो है वो px का गुणनखंड हो गया, गुणनखंड है। ठीक है, और जब ऐसा है तो विधि में यह कहा गया है कि अब इस x माइनस 1 से दिए हुए व्यंजक को भाग देते हैं। तो भाग देते हैं, देखिए x माइनस 1 से भाग दे रहा हूं मैं दिए हुए व्यंजक को, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। भाग देना मैं आपको सिखा चुका हूं, x² बार गया, चिन्ह परिवर्तित हो गए, कैंसिल आउट, माइनस x² माइनस x प्लस 2 अपनी जगह पर, माइनस के x बार गया प्लस x, चिन्ह फिर परिवर्तित हो गए, ये कैंसिल आउट, माइनस 2x प्लस 2 और ये गया माइनस के 2 बार। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, रिजल्ट आ गया 0। ठीक, ये हमने भाग दे दिया। तो इसका अर्थ हो गया हम px को अब लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू x² माइनस x माइनस 2।
ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं जो हमने त्रिपद को किस प्रकार से गुणनखंड करते थे उस विधि के अनुसार। तो मिडिल टर्म को हमें दो टर्म्स में विभक्त करना है, उसको देखते हैं। ये हो गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको हम लिख रहे हैं 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। मध्य पद को हमने विभक्त कर दिया दो पदों में, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट खोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस का x माइनस 2, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे इसमें, इन दोनों में कॉमन आया x, अंदर बचा x माइनस 2 प्लस इन दोनों में कॉमन है 1, अंदर बचा x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 1 अपनी जगह पर, और देखिए x माइनस 2 इन दोनों में कॉमन आ गया, उसे बाहर ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बचा, यहां बचा x और यहां बचा 1। तो बच्चों इस प्रकार से दिए हुए व्यंजक का शेषफल प्रमेय के प्रयोग से हमने गुणनखंड कर दिया। मेरे ख्याल से आपको यह बात पूरी तरह क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अब हम चलते हैं चैप्टर के 7वें और अंतिम की पॉइंट की तरफ, जो कि है बीजगणितीय सर्वसम्यकाएं अर्थात एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर प्रश्न आपको करने हैं। पहली सर्वसम्यका देखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस पर आधारित प्रश्न भी हमने किए हैं। चौथी सर्वसम्यका है, यदि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किया जाए तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के रूप में। अब पांचवी सर्वसम्यका है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। छठवीं सर्वसम्यका x प्लस वाई का क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सेवेंथ सर्वसम्यका की तरफ चलते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। आठवीं सर्वसम्यका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। और नाइन्थ सर्वसम्यका है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। टेंथ सर्वसम्यका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब बच्चों टेंथ सर्वसम्यका में यदि x प्लस वाई प्लस जेड शून्य हो जाए तो आपको मालूम है जो राइट हैंड साइड है वो आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा, ये 3xyz इधर चला जाएगा 3xyz के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से 11 सर्वसम्यकाएं हैं, इन पर आधारित प्रश्न आपको हल करने होंगे, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अब हम बीजगणितीय सर्वसम्यकाओं पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसम्यकाओं का प्रयोग करके x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। और उसके बाद दूसरे प्रश्न में हमें दो बहुपद दिए हैं जिनका गुणनखंड करना है हमको बीजगणितीय सर्वसम्यकाओं से। हल करते हैं पहला प्रश्न। बच्चों हमने पढ़ा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ जब x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, या ए की जगह 4 बी की जगह 10, तो 4 प्लस 10 14x प्लस 4 इंटू 10 ए बी यानी 40। तो ये हमारा गुणनफल आ गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न के पहले भाग की तरफ। हमारा पहला भाग है 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब।
और इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। ठीक है। अब बच्चों हमें मालूम है कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका अर्थ हुआ 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब हमारा इस फॉर्म के अनुसार हो जाएगा। a की जगह है 3y और b की जगह है 5z, तो 3y प्लस 5z। ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 25z स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3y इंटू 5z 15yz। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब का। अब चलते हैं भाग 2 पर। ये हमारा 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो देखते हैं, इसको लिखते हैं। ये हो गया 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 6ab और अंदर बच रहा है 2a प्लस b। ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू b इंटू 2a प्लस b। ठीक है। अब बच्चों हमें मालूम है वी हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसका अर्थ हुआ ये जो हमारा निकल कर आ गया 2a प्लस b का होल क्यूब। तो इस तरीके से बच्चों हमने गुणनखंड कर दिए। क्लियर हो गई बात। बच्चों इस प्रकार मैंने बहुपद अध्याय को 7 प्रमुख बिंदुओं में समावेशित कर भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया है। बच्चों आज पढ़ाए गए तथ्यों के आधार पर मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं जिनको आपको हल करना है। इसके अलावा बच्चों आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जिससे आप हमारे लेक्चर बाद में भी सुन सकते हैं। थैंक यू बच्चों।